नमस्कार साथियों। आज की हमारी ये जो क्लास रहेगी वह रीट प्री से संबंधित रहेगी और ये 2025 की जो भी प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक भी हमारे चैनल एमजे टीचर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो रेट से संबंधित रहेगी। हम ये जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है पूरे क्वेश्चन जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन से, और इसके बाद में प्रैक्टिस टेस्ट भी लागू करूंगा। और यदि आप चाहें तो थ्योरी की क्लास भी ले सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि थ्योरी की क्लास लेनी है नहीं लेनी है। चलिए अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। इस पे ध्यान देना है कि नहीं बात पूछ रहा है, यानी कि वो कौन से प्रवर्तक है जिनके द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या B.S. ब्लूम। जो थॉर्नडाइक थे इनके द्वारा भी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, और स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और कोहलर कोपका वर्तिमर के द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। बचा है B.S. ब्लूम, इनके द्वारा केवल योजना के पद दिए थे। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, इनके द्वारा अधिगम के सिद्धांत नहीं दिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और अपने मित्रों तक साथियों तक जो भी रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि वे कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव के द्वारा दिया गया, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर कोपका है इनके द्वारा दिया गया। पूछा है कि पुनर्बलन का सिद्धांत, जो पुनर्बलन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये एक ही है। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। कौन सी प्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन देखते हैं। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है, जिससे कि वे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। दो उपहार ये बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देखना चाहती है। तो टीवी भी क्या है? बाहरी प्रेरणा होगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहते हैं। जिला स्तर पर, यानी कि ये भी क्या है? बाह्य प्रेरणा का रूप है। लास्ट ऑप्शन बचा है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो रुचि शब्द ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा का कार्य करता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसरों को ध्यान से समझना है, उसी के बाद आप टिक लगाएं कि कौन सा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है।
यानी कि उत्तम प्रेक्षण की विशेषता से अलग है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। जो उत्तम प्रेक्षण होती है उसमें विश्वसनीयता जरूरी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन एप्टीट्यूड ये अलग पद आ गया। तो एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता है इसके अंदर, उत्तम प्रेक्षण के अंदर। यही इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षाशास्त्री केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जो शिक्षा बच्चा केंद्रित यानी कि स्टूडेंट केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक होता है, बच्चा होता है, विषय वस्तु होती है या वातावरण होता है। यदि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम कौन सा होएगा, जो बच्चे की समझ से आए, बच्चे की समझ में आए, वही सबसे अच्छा माना जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए, सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, ये क्या दर्शाता है। यानी कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या करना चाहिए। उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है या उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, या बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करती है। तो जो सजा है या इनाम है ये क्या करते हैं, बच्चों की जो प्राकृतिक रुचि है और सीखने में शामिल होने की जो जिज्ञासा है उसको कम करती है, जो सजा और इनाम। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं। यानी कि एक सप्ताह के अंदर कितने घंटे एक टीचर को कार्य करना है, 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। देखिए आरटी एक्ट 2009 के तहत जो एक सप्ताह में एक टीचर के काम करने के जो घंटे हैं वो है 45 घंटे। सी ऑप्शन माना है इसमें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, अनुमोदक, सुविधादाता या आधिकारिक तानाशाही। तानाशाही तो इसमें होगा ही नहीं, ऑथोरेटिव भी नहीं होगा, फैसिलिटेटर का कार्य करता है। एक जो टीचर होता है ये क्या कार्य करता है, फैसिलिटेटर का कार्य यानी कि सुविधादाता का कार्य करता है विद्यालय में। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। और ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है और आगामी क्लासें भी बहुत अच्छी रहेंगी। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जरूर कर लिए, और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एमजे टीचर्स को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और इसको देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। जो भी मूल्यांकन किया जाता है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, ये बात कभी भी नहीं होती है कि कोई बच्चा मंद गति से सीख रहा है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, ऐसा नहीं किया जाता है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है ये कार्य कर सकते हैं। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि कहाँ पे कठिनाई आ रही है और क्या समस्या है, उसका निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए
शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समय तक हमें प्रतिपुष्टि प्रदान करते रहना चाहिए जहाँ तक उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रह रहे हैं अपन। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके। जो चिंतनशील शिक्षक है वो कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके या कक्ष में शिक्षक की व्याख्यान के नोट्स लिख सके। ऐसा भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है। कक्ष में अनुशासन बनाए रखे या छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल ये कार्य हो सकता है कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये हमारी क्लास है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। इसकी अन्य भी क्लासें लेंगे प्री नीट 2025 के लिए, तो हमें चैनल पर बने रहिएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च मीन्स यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ रहता है। एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है या एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है या फिर एक शोध जिससे कि तत्काल समस्या को हल किया जा सके। बिल्कुल, या फिर सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है। ऐसा नहीं है, ये एक तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने वाला कार्य होता है, समस्या को हल किया जा सके। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो हमें विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। नीचे ऑप्शन दे रखे, आप इसको देखिए। पहला है समीप और दूराभिमुखी सिद्धांत। सिर से पैर का क्रम से मिल रहा है क्या? नहीं। समीप यानी कि दूर अभिमुख दिशा का सिद्धांत, यानी कि देखें तो डी वाले से शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। ए में डी दो ऑप्शन में आ रहा है, ए वाले में और डी वाले में। दूसरा देखते हैं, सिर पदाभिमुख, सिर से पैर तक, यानी कि ए वाला। दूसरे में ए वाला, दूसरे में ए वाला, इसमें बी आ रहा है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतर्व्यक्ति भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्व्यक्ति बिल्कुल ये बैठ रहा है। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं यानी कि किसी बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे भिन्न क्षेत्र से अंतरावैयक्तिक होती है, ये सी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, जो भी मैंने आपको मिलान करके बता दिया। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है और ये शिक्षण सूत्र से संबंधित है। विकास से की ओर बढ़ता है, यानी कि विकास किस प्रकार से बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, या जटिल से कठिन की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर। जब भी देखते हैं बच्चा, पहले बच्चे का जो शरीर होता है उसको संतुलित करने में टाइम लगता है। जैसे शरीर संतुलित होता है तो हाथ पैरों को संतुलित करने की कोशिश करता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर वो पकड़ने की कोशिश करता है उंगलियों से, यानी कि अपनी उंगलियों पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने का प्रयास करता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने का प्रयास है ये। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता है?
ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ था कि विच नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, ये बात लिखी हुई थी। तो ऑप्शन सारे ये थे, प्राक टोली आयु, सवाल करने की आयु, अन्न करने आयु, खिलौना आयु, लेकिन ऑप्शन ये ई वाला नहीं था। तो मैंने ये ई वाला ऑप्शन जोड़ा है। तो इसमें नहीं को हटाना है अपन को, तो नहीं की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको ध्यान से समझिए। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से बचपन की विशेषता है, प्राक्टोली आयु, सवाल करने की आयु, अनुकरणीय आयु, खिलौना आयु, लेकिन रेट में ये क्वेश्चन में बोनस दिया था, यानी कि ये इसके जो ऑप्शन थे वो पूरे सही माने गए हैं। इसलिए इसमें जो डी वाला ऑप्शन की जगह हम ई वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ई वाला ऑप्शन, क्योंकि ये सभी बचपन की विशेषताएं कहलाती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो प्रकृति और पोषण विवाद जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, या वातावरण एवं जीव विज्ञान, या वातावरण एवं पालन पोषण। जो प्रकृति और पोषण है ये है जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, प्रकृति एवं पोषण। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। असत्य की पहचान करनी है हमें कि इनमें से कौन सा असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये जरूरी नहीं। यहाँ पे डाउट हो रहा है, समझना जरूरी नहीं, ऐसा तो नहीं। ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, बिल्कुल ये सही लाइन होती, लेकिन नहीं लगा दिया, ये गलत हो गया। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि बढ़ती रहती है विकास, तो ये भी कार्य सही है। यानी कि ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे पूछा है असत्य, तो असत्य में आ जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये समझना जरूरी नहीं, इसमें नहीं पे डाउट हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तब होता या होती है जब परिपक्वता या अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। यानी कि वह कौन सी चीज़ है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि के कारण, विकास के कारण, या शारीरिक बदलाव के कारण, या मानसिक परिवर्तन के कारण। देखें तो जो परिपक्वता और अनुभव कब आते हैं, जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होती है कि हाथ पैरों का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, लेकिन विकास में आदमी में परिपक्वता आती है, अनुभव आते हैं, तो ये क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक 16 वर्ष आयु का बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी, यानी कि वो वर्ष बताना है हमें कि कौन से वर्ष में, 8, 14, 15 या 12। देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है कि पहले मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, ठीक है। ये तो है इसका फॉर्मूला ज्ञात करने का।
तो हमें मानसिक आयु ज्ञात करनी है, तो मानसिक की जगह हम x यूज कर लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वास्तविक आयु इतनी है और ये अंक प्राप्त करता है 75। अब आगे सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 75 इंटू 16 और 100 को नीचे डाल देते हैं। तो 25 से काटे 4 बार, 25 से 3 बार और 4 से 16 काटे हमने 4 बार, बराबर 4 तिया 12। 12 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी जो मानसिक आयु हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का एक प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया? यानी कि इसमें एक शब्द है प्रतिदर्श, यानी कि बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है कि निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब बना लेता है। कब बनाता है? अपने माइंड में। तो किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। तो ये जो प्रतिदर्श का, जो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है? ये पकड़ में आ गए हमारे थांडाई के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा या गिलफोर्ड थॉमसन। तो इसमें सही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन के द्वारा। जो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत है या प्रतिसंगठन का सिद्धांत है, ये इसके द्वारा ही दिया गया था, थॉमसन के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। यानी कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, कौन सी विधि? प्रक्षेपी के बारे में बताना। निर्धारण, अवलोकन और साक्षात्कार अप्रक्षेपी विधि के रूप में आते हैं, लेकिन TAT इसको बोलते हैं। TAT शॉर्ट नेम है इसका, TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये जो प्रक्षेपी विधि कहलाती है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा और इनको आपको अच्छी तरह से रट लेना है, व्यक्तित्व मापन की विधियों को। और जो बुद्धि के सिद्धांत है, सारे सिद्धांतों को आपको अच्छी तरह याद करना है, तभी आप उनको सही कर पाएंगे। थ्योरी की क्लास में ये बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे हम, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है बुद्धि से संबंधित। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 130, 140, 55, 120। इसका एक चार्ट बना रखा है। सामान्य, जड़ बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, इनका एक पूरा चार्ट है। तो हमें इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 140 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि प्रत्येक बालक में कोई ना कोई भिन्नताएं होती है, यानी कि प्रत्येक छात्र की भिन्नताओं का पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं है। प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु ऐसा भी नहीं, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु ये जरूरी हो सकता है, या छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए ये तो बिल्कुल इसमें हटा दीजिए। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, यानी कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बच्चे के समझने के लिए छात्र सीखने में असमर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है?
यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी आईक्यू मैंने आपको बताई दी कि 140 होती है। तो ऐसे बालकों के और भी क्या लक्षण हो सकते हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, बिल्कुल, नेबिलिटी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा होना चाहिए, टॉक्टिवनेस वार्तालाप प्रियता ऐसे नहीं हो सकता, हाइपर एक्टिवनेस अति सक्रियता ये हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जो तीव्र अभिव्यक्ति उसमें क्या होती है? नव्यता होती है। दूसरी जिज्ञासा होती है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती है। तो ये ए यानी कि बी वाले ऑप्शन में दोनों ही आ रहे हैं हमारे। एक तो नव्यता होना चाहिए, नयापन होना चाहिए, और एक जिज्ञासा होना चाहिए नए ज्ञान की खोज करने की। ये प्रतिभाशाली की लक्षण कहलाते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था? यानी कि मानसिक आयु बुद्धि लब्धि डिवाइड बाय कालक्रम आयु इंटू 100। यानी कि इसको देखिए इस प्रकार से जमा लेते हैं, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। मानसिक आयु इंटू 100 और कालक्रम कालक्रमिक आयु। ये जो फॉर्मूला है ये किसके द्वारा दिया गया था? विलियम स्टर्न, टर्मन, बिने या गोल्टन के द्वारा। तो देखा जाए तो जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है ये टर्मन ने भी दिया और स्टर्न ने भी दिया था। तो इसमें बी और ए दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने गए हैं। तो ए और बी यानी कि विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों के द्वारा ही ये फॉर्मूला दिया गया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? यानी कि जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी इज यूजुअल एसोसिएट विद किसके अंदर पाई जाती है? सृजनात्मकता, अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। जो क्रिएटिविटी होती है वह कौन से बालकों में पाई जाती है? वह डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बालकों के अंदर, यानी कि जो अपसारी चिंतन करते हैं उनमें ये सृजनात्मकता पाई जाती है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों की मैंने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट लिखा हुआ है, आपको थ्योरी की क्लास में बताएंगे उसको। आइए समायोजन से संबंधित भी है, कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती है समायोजन और कुसमायोजन में। तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच या बीमारी का डर, विक्षिप्त भय या चिंता से मुक्ति समायोजन को बढ़ावा देती है। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, यदि हमें समायोजन हो जाता है तो हम विक्षिप्त भय हो जाते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं, यानी कि फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई या की गई योग को गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक नहीं, सकारात्मक स्थानांतरण बिल्कुल सही, द्विपक्षीय नहीं, शून्य स्थानांतरण नहीं, तो पॉजिटिव ट्रांसफर में है। यानी कि उसने क्या किया, उस ज्ञान का यूज किया दुकानदार के समय जब वो सामान खरीदने गए, तो ये क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? यानी कि एक ही समय में दो विपरीत इच्छाएं पैदा हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। नहीं, कुंठा नहीं होती है, चिंता कोई चीज़ का
बारे में सोचना, बार बार दबाव या प्रेशर बनाना किसी चीज़ का, और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विपरीत इच्छाओं का होना, यह है कॉन्फ्लिक्ट। ए ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यदि आपके अंदर दो विपरीत इच्छाएं पैदा हो रही है तो ये क्या है, द्वंद का काम करेगी। एक तरफ आपको गाड़ी खरीदनी है, एक तरफ फोर व्हीलर लाना है, तो ये क्या है, अपने क्या लाए, द्वंद उत्पन्न हो रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा अगला है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्या, विकार से संबंधित क्वेश्चन है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। औसत से लेकर औसत से अधिक की बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, यानी कि गणित में वो कमज़ोर नहीं है, ये ध्यान। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किस चीज़ की है, डिसकैलकुलिया, ये नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित में अच्छी ग्रेड आ रही है। लेखन से संबंधित वह रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है, तो ये भी नहीं होगा। पढ़ने से संबंधित विकृति, वर्तनी, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और गणित में उसकी ग्रेड बहुत कम है, यानी कि पढ़ने में। यहाँ पे एक बात सामने है कि पढ़ने में क्या होता है, उसके ग्रेड कम आ रहे हैं, और बोलने से संबंधित तो है ही नहीं दिक्कत। तो इसमें क्या है, डिसलेक्सिया, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है इसके अंदर। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आप टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है हमारा लास्ट। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा, और लिंक पर जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप डिस्कस कर सकें किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो। क्वेश्चन है हमारा लास्ट, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कथन किस शिक्षाविद से संबंधित है, यानी कि पूरी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है, तो आपको सभी प्रकार की परिभाषाओं को याद कर लेना है। स्किनर की, वुडवर्थ की, क्रो एंड क्रो की, या गेट्स अन्य की। तो जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी है जरूर बताएं मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो भी शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।